प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ हुए ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद अज़वादी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। आज है एक तारीखी दिन और ये तारीखी दिन तब का है जब 2010 की बात है। अगर आपको याद हो, याद ना हो तो मैं आपको याद दिलाता हूं। 2 दिसंबर 2010 वो दिन है कि जब कतर को 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी का एजाज मिला था और ये एजाज इस पूरे खित्ते में किसी भी मुल्क को मिलने वाला पहला एजाज, यानी कि अरब मुल्कों में पहला मुल्क। और सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि अगर पूरे बरे-आज़म एशिया की बात करें तो कोरिया और जापान में 2002 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद कतर महज दूसरा ऐसा मुल्क होगा जो कि एशिया में इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। 2 दिसंबर 2010 जब जोसेफ ब्लेटर ने किया ऐलान, पहले तो रूस का ऐलान आया था 2018 का और फिर अगले ही लम्हे 2022 के लिए जब कतर की मेजबानी का ऐलान हुआ तो खुशियां ही खुशियां। और आपको याद होगा कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर दोहा में मुख्तलिफ जगहों पर लोग जमा थे, हजारों की तादाद में, एक स्पायर में यानी कि टॉर्च के पास और कतारा में और सूक वाकिफ में और जगह जगह। और आप सब ने, हम सब ने मिलकर के खुशियां मनाई थी। और आज उस दिन को याद करने का इसलिए भी एक बनता है क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे ये वर्ल्ड कप करीब आता जा रहा है और सबको इंतजार है उस पहले मैच का जब होगा इफ्तिताह। इस मौके पर हम ये बताना चाहेंगे कि 2022 के वर्ल्ड कप के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कतर में तैयार किया जा रहा है उनमें से 90% चीजें तैयार हो चुकी हैं, 90%। और आप जानते हैं कि 3 स्टेडियम तो ऐसे हैं, 8 स्टेडियम टोटल बन रहे हैं खास तौर पर इस फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए, जिनमें से 3 ऐसे हैं कि जिन पर 100 से ज्यादा मैचेस खेले जा चुके हैं। आप जानते हैं खलीफा इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम, उसके अलावा अल जुनूब फुटबॉल स्टेडियम, उसके अलावा एजुकेशन सिटी फुटबॉल स्टेडियम। ये तीनों वो स्टेडियम्स हैं कि जहां पर कई सारे बड़े मुकाबले हो चुके हैं और इस वक्त भी हो रहे हैं। और उसके बाद अगले कुछ ही महीनों में 2 मजीद स्टेडियम तैयार हो जाएंगे और उसके बाद वाले जो स्टेडियम्स हैं वो 2022 की उस तारीख से, जिस तारीख से टूर्नामेंट का आगाज होगा उससे 1 साल पहले तैयार हो जाएंगे। यानी कि अगले साल के अवाखिर में वो तमाम स्टेडियम्स तैयार हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे और इस तरह से टूर्नामेंट से 1 साल पहले हर वेन्यू मुकम्मल तौर पर तैयार होगा, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे तौर पर तैयार होगा। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एयरपोर्ट से लेकर के मेट्रो से होकर के तमाम दाखिली और खारजी सड़कों से होकर के स्टेडियम्स और स्टेडियम्स के आसपास की जगह और रिहायशी जगह, तमाम होटल्स, तमाम अपार्टमेंट्स, सब कुछ मिला करके सब कुछ 1 साल पहले रेडी हो जाएगा। तो है ना खुशी की बात, और तारीखी दिन भी है। और इस दिन को याद करते हुए अगर आपको याद होगा कि बिल्डिंग फाइल जो थी, जो कि कतर की थी, उसके सरबराह थे शेख मोहम्मद बिन हमद आल थानी और उन्होंने उस दिन को याद करते हुए कहा कि हमने बहुत सारी मुश्किलात देखी वहां तक पहुंचने में, लेकिन अपने अजीमत और आज़म के सहारे हमने उन तमाम मुश्किलात को पार किया और बिलाखिर कतर के हक में कुराए फाल निकला और पहली बार मशरक़ वुस्ता और अरब ममालिक में कतर ऐसा मुल्क बना कि जहां पर तारीख लिखी जा रही है, तारीख लिखी जाएगी और तारीख याद रखी जाएगी। और इस मौके पर एक और बड़ा ऐलान आया है फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की मुंतज़िमा कमेटी की जानिब से। और वो ऐलान ये है कि इस साल अभी कुछ दिनों बाद 18 दिसंबर कतर के नेशनल डे पर जो अमीर कप फुटबॉल का फाइनल मैच होगा असद और अल अरबी की टीमों के दरमियान, वो पता है कहां खेला जाएगा? जी, वो खेला जाएगा नए नवेले स्टेडियम अर रैयान में। यानी कि अर रैयान वो चौथा स्टेडियम होगा जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के लिए तैयार किया जाने वाला मुकम्मल स्टेडियम होगा और 18 दिसंबर को उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा। यानी कि 4 तो हो गए मुकम्मल और बाकी तो देखते जाइए, अगले महीनों में सारा काम हो जाएगा पूरा फिनिश। जारी रखेंगे और बात करेंगे कतर में होने वाले एशियन चैंपियंस लीग फुटबॉल के मुकाबलों की। और इन मुकाबलों में कल जो मैचेस हुए हैं और परसों, उनमें जनूबी कोरिया का ओल्सन हुंडई अपना मैच जीत गया, चीन का
बीजिंग भी अपना मुकाबला जीत गया और उसके अलावा कुछ मुकाबले बराबरी पर खत्म हुए। पर्थ ग्लोरी और शंघाई शिनवा के दरमियान 3-3 गोल और शंघाई यूनाइटेड थाईलैंड का क्लब है और मेलबर्न विक्ट्री ऑस्ट्रेलिया का क्लब, दोनों के दरमियान 2-2 गोल बराबरी पर हुआ था ये मैच खत्म। और उसके बाद कल जो 4 मैचेस हुए हैं उनमें ग्वांगजू एवरग्रैंड चीन का क्लब और जनूबी कोरिया का सोन सैमसंग ब्लू विंग्स, दोनों के दरमियान 1-1 गोल से मैच रहा था बराबर, जबकि जापान के योकोहामा एफएमएस ने अपना मैच जीता है हुंडई मोटर्स जनूबी कोरिया के फुटबॉल क्लब के खिलाफ 1 के मुकाबले 4 गोल से, और सिडनी फुटबॉल क्लब ने अपना मैच जीता शंघाई के खिलाफ 4-0 से। इन मैचेस के बाद हमें मिल गई हैं वो टीमें जो कि प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और प्री क्वार्टर फाइनल कल से शुरू हो रहे हैं। कल होंगे 4 मुकाबले और 4 ही मुकाबले होंगे परसों, और इन 8 मुकाबलों से 8 टीमें निकलेंगी जिनके दरमियान होंगे क्वार्टर फाइनल्स, और ये क्वार्टर फाइनल होंगे इतवार और पीर के दिन। तो जनाब बहुत तेजी के साथ ये टूर्नामेंट भी अपने इख्तिताम की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्रिकेट की दुनिया में चलते हैं और इस वादे के साथ कि फुटबॉल के मैचेस की तरफ मैं वापस आऊंगा, कुछ और नताइज, कुछ और मैचेस आपको उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले क्रिकेट का हाल अहवाल ये लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान तीसरा और आखिरी ओडीआई मैच आज दारुल हुकूमत कैनबरा में खेला गया और ये वो मैच था कि जो कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर मौजूदा दौरे में पहली फतह हासिल हुई भारतीय टीम को, पहली जीत। और इस मैच में भारतीय टीम ने कुछ तब्दीलियां की थी, अपने बॉलर्स को चेंज किया था और उसका फायदा भी नजर आया। आज के इस मैच में शार्दुल ठाकुर, नटराजन और कुलदीप यादव को शामिल किया गया था। नटराजन ने आज डेब्यू किया भारत के लिए, अपना पहला मैच उन्होंने खेला और पहले मैच में उन्होंने विकेटें भी हासिल की हैं और आगाज अच्छा नहीं हुआ था। आज टोटल रन भारत ने पहले खेलते हुए 302 रन बनाए थे, लेकिन ये 302 जो आखिर में हमें बोर्ड पर नजर आए, एक मौका ऐसा था जब लग रहा था कि भारतीय टीम शायद 230-40 बमुश्किल बना सकेगी, क्योंकि जो आगाज हुआ था वो अच्छा नहीं था और भारत के ओपनर शिखर धवन 16 रन बनाकर, और शुभम गिल जिनको इस मैच में मौका दिया गया था, पिछले दोनों मैच में ये भी नहीं खेले थे, मयंक अग्रवाल की जगह उन्हें भी लाया गया, वो भी 33 रन बना करके आउट हो गए। कप्तान कोहली 63 रन उन्होंने जरूर बनाए, लेकिन उनके साथ सुरेश अय्यर एक बार फिर से नहीं चल सके, 19 रन बनाकर आउट हो गए। के राहुल भी नहीं चले, 5 रन बना करके चलते बने और उसके बाद आए हार्दिक पांड्या। कप्तान कोहली के साथ उन्होंने इनिंग्स को संभाला और आगे बढ़ना शुरू किया। कोहली 63 रन बनाकर हुए आउट, लेकिन पांड्या का बल्ला चलता रहा। बहुत ही कंपोज किस्म की उन्होंने इनिंग्स खेली, 92 रन बनाए नॉट आउट। 76 बॉलों पर उनका खूबसूरत साथ निभाया जडेजा ने, जिन्होंने 50 बॉलों पर नॉट आउट 66 रन बनाए। और इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान छठी विकेट के लिए रिकॉर्ड शराकत हुई और इस शराकत की बिना पर ही भारतीय टीम 305 रन मुकर्रर 50 ओवर्स में बना सकी। जवाबन ऑस्ट्रेलिया का भी आगाज अच्छा नहीं हुआ और नटराजन ने शुरू में ही बोल्ड कर दिया लेबजेंट को और वो सिर्फ 7 रन बना सके। ऑस्ट्रेलिया टीम डगमगा गई क्योंकि उसके फौरन बाद स्मिथ जो कि इन फॉर्म बल्लेबाज थे और सेंचुरी पे सेंचुरियां बना रहे थे पिछले दोनों मैचों में, वो भी 7 रन बना करके शार्दुल ठाकुर का शिकार बने। हेनरिक्स ठाकुर का शिकार बनने वाले अगले खिलाड़ी थे, उन्होंने बनाए 22 रन। कप्तान फिंच टिके रहे और खेलते रहे, लेकिन उनका साथ ज्यादा न निभा सके उनके साथी। अपना पहला मैच खेलने वाले कैमरन ग्रीन 21 रन बना करके हुए आउट। फिंच ने बनाए 75 रन, कैरी ने 38, मैक्सवेल ने मुकाबला किया और बहुत तेजी के साथ जब तक वो क्रीज पर रहे तो ऐसा लग रहा था कि मैच वापस ऑस्ट्रेलिया की तरफ पलटा खा रहा है। 38 बॉलों पर 59 रन उन्होंने बनाए, 4 छक्के 3 चौके लगाए, लेकिन उनके आउट होते ही एक बार फिर से भारतीय टीम हावी हो गई और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर 289 रन बना करके आउट हो गई और इस तरह से 13 रन से भारत ने यह मुकाबला जीता और इस तरह अपने दौरे में पहली कामयाबी हासिल की। अब इसके बाद T20 सीरीज है, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज है 4 मैचों की, यानी कि लंबा दौरा है और इस आखिरी नोट से, यानी कि इस आखिरी ओडीआई मैच से भारतीय टीम को यकीनन एक नई शुरुआत का मौका मिला है जिसको वो T20 में बरकरार रखना चाहेंगे। विराट कोहली के लिए ये मैच आज का एक और हवाले से भी यादगार रहा और वो यूं कि वो ओडीआईज में 12,000 रन मुकम्मल करने वाले फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं। जी हां,
कोहली ने आज अपनी 63 रन की पारी के दरमियान अपने 12,000 रन भी मुकम्मल किए और यहां तक पहुंचने वाले वो दुनिया के सबसे कम मैच खेल करके पहुंचने वाले खिलाड़ी हैं। सबसे कम मैच भी और सबसे कम इनिंग्स भी और सबसे कम वक्त भी उन्होंने लिया। कोहली ने 12,000 रन पार करने के लिए 242 इनिंग्स खेली हैं और 251 मैचेस टोटल, लेकिन उसमें इनिंग्स 242 और 12 साल 106 दिन उन्हें लगे यहां तक पहुंचने में। उनके बाद जो दीगर जो खिलाड़ी हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनका अगर देखा जाए, सचिन तेंदुलकर ने 300 इनिंग्स में यहां तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी और उनको 13 साल से ज्यादा लगे थे। और उसके बाद रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने 314 इनिंग्स खेली, 323, और उनको तो उससे भी ज्यादा 14 साल से ज्यादा का अरसा लगा था यहां तक पहुंचने में। कुमार संगकारा श्रीलंका के, जब उनके 12,000 रन मुकम्मल हुए थे तो उन्होंने भी 336 इनिंग्स खेली थी, 359 मुकाबले उनके ज्यादा और 13 साल से ज्यादा का अरसा लगा। और अगर बात करें सनत जयसूर्या की, तो उन्होंने तो 17 साल से ज्यादा लगा दिए थे और 379 इनिंग्स खेली, 390 मैच खेले। और आखिरी जो इस फहरिस्त में खिलाड़ी हैं वो हैं जयवर्धने, जिन्होंने 16 साल और 289 दिन लगाए, 426 मैच खेले उन्होंने 12,000 तक पहुंचने में और 399 इनिंग्स थी। तो कोहली इनसे कहीं आगे हैं, सिर्फ 242 इनिंग्स में वो यहां तक पहुंचे हैं। और कोहली की बल्लेबाजी पर तो खैर कोई सवाल उठता ही नहीं है, शानदार बल्लेबाज हैं। और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा T20 कल खेला गया कैपटाउन में और यहां पर भी बाजी इंग्लैंड ने मारी। हालांकि साउथ अफ्रीका ने अच्छा खासा टारगेट दिया था 192 रन का, लेकिन उसको पार कर लिया और वो भी सिर्फ एक ही विकेट पर, और वो भी 18वें ओवर में। तफसीलात कुछ यूं रही कि पहले बल्लेबाजी की साउथ अफ्रीका ने और उन्होंने बनाए 3 विकेटों पर 20 ओवर्स में 191 रन, जिसमें के 52 रन बनाए फफ दु प्लीजी ने 37 बॉलों पर, और बहुत तेज खेले दुसन, सिर्फ 32 बॉल्स में 74 रन बनाए, 5 छक्के 5 चौके लगाए और उनकी इस पारी ने स्कोर को 191 तक पहुंचा दिया, 191 तक। लेकिन जवाबन इंग्लैंड ने सिर्फ एक विकेट गंवाया, जेसन रॉय का 16 रन बनाकर वो आउट हुए। उसके बाद जॉस बटलर और डेविड मैलान दोनों ही नॉट आउट रहे, लेकिन मैलान इस हवाले से मैं कहूंगा कि खुश नसीब नहीं रहे कि 99 रन्स पर ओवर भी मुकम्मल नहीं हुए थे, बल्कि टीम जीत गई और वो उनकी सेंचुरी पूरी नहीं हो सकी। जॉस बटलर 67 पर नॉट आउट रहे और मैलन 99 पर नॉट आउट रहे। अभी तो ओवर भी बहुत सारे बाकी थे, लेकिन होता है ना, जब नसीब में ना हो सेंचुरी तो नहीं होती। एक और सीरीज न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान हो चुकी है मुकम्मल T20 की, लेकिन अब टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है कल से और पहला टेस्ट मैच हैमिल्टन में खेला जाएगा और दोनों ही टीमें इसके लिए तैयार हैं। और देखना यूं है कि क्या T20 वाली टक्कर टेस्ट में भी देखने को नजर आएगी या नहीं। हालांकि T20 में भी पलड़ा तो भारी रहा न्यूजीलैंड का ही। आखिरी मैच में बारिश हो गई थी और वो मैच मुकम्मल नहीं हो सका था तीसरा, लेकिन जो 2 मैच खेले गए थे उनमें न्यूजीलैंड की टीम हावी रही थी। इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हल्के से अपने मेजबान उबैद ताहिर और इस वक्त के तकनीकी माविन हिशाम अल बलूची को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।